हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में विविध उदाहरण को सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? इसका निर्णय कीजिए। समुच्चय ए बराबर आपको दिया है, किस विधि में दिया है? समुच्चय निर्माण में दिया है। क्या दिया है? x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x² - 8x + 12 = 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। वास्तविक संख्या x है। ठीक, समुच्चय ए दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x² - 8x + 12 = 0। समुच्चय बी दिया है 2, 4, 6। समुच्चय सी दिया है 2, 4, 6, 8 ... समुच्चय डी दिया है ओनली 6। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोला, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? अब उपसमुच्चय पिछली क्लास में हमने समझा था। उपसमुच्चय क्या होता है? जो बड़े वाले समुच्चय है उन्हीं के अवयवों को अगर छोटा समुच्चय बनाए तो वो उसका क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। इसका निर्णय करना है आपको। समुच्चय ए दिया है किस फॉर्म में? समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, और बी दिया है रोस्टर फॉर्म में, सी भी रोस्टर में, डी भी रोस्टर में। तो समुच्चय ए को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं? रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ देख लिए समुच्चय ए में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। तो द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करने आता ही है। तो क्या लिखा है? ए बराबर x² - 8x + 12। ठीक है, 12 = 0 दिया है, ये आपको दिया है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाई x², इसको दिस इम्प्लाई पढ़ते हैं, x² - 8x + 12 = क्या कर लेते हैं? 0। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक, देखिए ये इंटू करने पे कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम गुणा करें तो 12, अब प्लस माइनस जोड़े घटाएं तो -8 आना चाहिए? तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखिए 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और 6 में -2 ऐड कर देंगे तो -8 आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12, और ये क्या हो जाएगा? -8। तो आपको कौन सी संख्या चाहिए? -6 -2 मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? x² - 6x - 2x + 12 = 0। अब देखिए 6x को यहाँ लिखिए, 2x को यहाँ लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय से आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा ना, कॉम्यूटेटिव लॉ, उसमें आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे a × b लिखें या b × a लिखें, दोनों इक्वल ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 4 4 मिल गया, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से x कॉमन, तो x - 6, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 6 = 0। एक ब्रैकेट में x - 6, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 = 0। अब देखिए एक बार x - 6 = 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बार x - 2 = 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा? 2। तो हमें x के 2 वैल्यू मिले, तो इसको हम समुच्चय में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2, 6 लिख देते हैं। 6, 2 भी आप लिख देंगे, यहाँ 6, 2 भी लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं।
क्योंकि समुच्चय में सिर्फ पुनरावृत्ति नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बाकी अवयव किसी भी क्रम में रह सकते हैं। ठीक है, अब समुच्चय बी कितना दिया था आपको, वो तो पहले से पता है। समुच्चय बी दिया है 2, 4, 6। ठीक है, समुच्चय सी दिया था कितना 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। समुच्चय डी दिया था ब्रैकेट में 6। ठीक है, अब आपको बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो देखिए 2, 6 इसमें आ रहा है, बी में 2, 6, इसका मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है। तो हम लिख सकते हैं समुच्चय ए छोटा बी है, देखिए यहाँ 2 अवयव, यहाँ 3 अवयव। समुच्चय ए उप समुच्चय है किसका, बी का। फर्स्ट पार्ट निकाल लिया पहला। उसके बाद और देखिए कुछ मिलता है, तो और क्या मिलता है, ये जो 6 है, 6 या फिर इसी को पहले देखते हैं, इसका हो गया 2। पहले ए का देख लेते हैं एक बार सभी के साथ, उसके बाद बी का देखते हैं, फिर सी का, फिर डी का। ए का देख लिए, ए मिल गया। फिर बी देखते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6 इसमें है, इसका मतलब बी क्या है, दिस इम्प्लाई बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का। ठीक है, उप समुच्चय है किसका, सी का। ठीक है, इतना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ए इसका बी का हो गया, ए सी का हो गया। ए क्या डी का उप समुच्चय है, नहीं, ए डी का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए में 2 डी में एक ही है, तो ये तो छोटा हो गया। ठीक है, अब ए को छोड़ देते हैं, बी को देखते हैं। बी ए का नहीं हो सकता, बी सी का है क्या, हाँ बी सी का है, तो हम लिख सकते हैं बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का। क्यों, क्योंकि देखिए बी के जो जितने भी अवयव हैं सब सी में आ रहे हैं, तो बी उप समुच्चय हो गया किसका, सी का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देखिए सी और उप समुच्चय एक ही तरीके से थे, यहाँ थोड़ा सा अंतर करिएगा, ये सी है, ये उप समुच्चय है। ठीक है, ये सी है, ये क्या था, उप समुच्चय था। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, बी भी हो गया। सी देखते हैं, सी किसी का है क्या, सी तो किसी का नहीं लग रहा है। डी, डी ए का भी है, डी बी का भी है, डी सी का भी, मतलब डी तीनों का उपसमुच्चय होगा। डी जो है वो उपसमुच्चय है किसका, ए का भी। डी जो है वो उपसमुच्चय किसका है, बी का भी। डी जो है वो उपसमुच्चय आल्सो किसका है, सी का। इसका मतलब कि डी ए बी सी तीनों समुच्चयों का क्या है, उपसमुच्चय है। क्योंकि डी वैसे भी दिख रहा है कि डी सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। मतलब बेसिक इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको समुच्चय दिए होंगे आपको बताना है कि वो सत्य है अथवा असत्य है। यदि वो स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है, तो आपको सिद्ध करना होगा, तब आप एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। यदि असत्य है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट सत्य है तो हर एक कंडीशन में वो सत्य होना चाहिए। मतलब वो किसी कंडीशन में फेल नहीं होना चाहिए, हर एक कंडीशन में क्या होना चाहिए, सत्य। और असत्य है तो एक बार भी असत्य हो गया तो असत्य माना जाएगा। जैसे कहने का मतलब है मेरा, जैसे कोई स्टेटमेंट है वो 98 बार, 99 बार, 99 बार वो सत्य आ रहा है, ठीक, और एक बार क्या हो गया, असत्य हो गया, तो उसको हम असत्य में ही लेंगे। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट अगर असत्य ही आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब कि सत्य है तो एवरी कंडीशन में सत्य, असत्य है तो कोई बात ही नहीं है। तो सत्य के लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b। आपको ये बताना है कि यदि x बिलोंग्स टू a है तथा a बिलोंग्स टू b है तो x बिलोंग्स टू b, ये बताना है कथन सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे और इजीली, अगर ये कथन असत्य हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सत्य नहीं हुआ तब मुझे फिर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको इलुबरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे x बिलोंग्स टू ए लिखा है, ठीक, यहाँ क्या लिखा है, a बिलोंग्स टू
बी, यहाँ क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ एक्स क्या है, ये आपका दिया है अवयव, क्या दिया है, अवयव, जिसको आप एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये ए क्या है, ये तो क्लियरली ये समुच्चय है, ए क्या है, समुच्चय है। ठीक, ये ए क्या है, ये आपका समुच्चय है, ए क्या है, समुच्चय है। बी क्या है, ये भी समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। ये एक्स क्या है, एक्स जो है ये आपका अवयव है, और ये बी क्या है, ये आपका समुच्चय है। तो ये ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। कैसे, देखिए, अवयव और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है, बिलोंग्स टू का, ये तो करेक्ट है। समुच्चय और समुच्चय के बीच में कभी बिलोंग्स टू का नहीं साइन लगता, वहाँ उप समुच्चय का लगता है। मैंने एक बात बताया था ना, यहाँ पे अवयव दिया है और यहाँ पे समुच्चय दिया है, तो अवयव और समुच्चय में कौन सा साइन लगता है, बिलोंग्स टू का लगता है। और अगर लेफ्ट साइड अगर छोटा समुच्चय दिया है, छोटा समुच्चय, इधर दिया है बड़ा समुच्चय, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ उप समुच्चय का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। ये कथन क्या है, असत्य है, यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे बता दिया। ठीक, और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, आप इसको एक यहाँ एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण भी ले लेते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। ये आपका एक तरीका मान सकते हैं रूल 1, इस रूल से भी आप इसको सत्य असत्य बता सकते हैं। ठीक है, अब रूल 2 में क्या है कि हम एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने रूल 2 में क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए में अवयव 1 है। ठीक है, बी में अवयव क्या है, ये पूरा, अब यहाँ पे बोला है क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये समुच्चय ए हो गया। ठीक है, अब ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए पूरा समुच्चय है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में, बी में, ये पूरा 1 इसमें आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, और एक कुछ भी ले लीजिए अपने से, 2 ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ लिखा है समुच्चय A1 दिया है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, ये बात करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ना ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या, 1 बिलोंग्स कर रहा है क्या बी में, 1 बिलोंग्स कर रहा है बी में, नहीं 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये तो पूरा ब्रैकेट के साथ कर रहा है ना, सिंगल 1 तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं, ये तो ऐसे है। इसका मतलब ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, और इसको आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए आप इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ए बराबर, मान लीजिए ए में कोई अवयव एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ए में हो गया, तो बी में आप, अब बी क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ये पूरा जो ए है एक्स कॉमा वाई, ये बिलोंग्स कर रहा है बी में, तो यहाँ एक और एलिमेंट ले लीजिए क्या, जेड। ठीक है, अब देखिए कुछ फिर लास्ट में क्या है, यक्स बिलोंग्स टू बी, क्या जो यक्स है वो बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं, यक्स कहाँ बी में बिलोंग, ये तो एक्स वाई साथ में ना है, अकेला एक्स तो कभी बोल नहीं सकते, एक्स वाई एक साथ है ब्रैकेट के साथ, तो इसको साथ में लेंगे, अकेले एक्स नहीं, जैसे जेड अकेला है लेकिन एक्स वाई को अकेला नहीं लिख सकते, एक्स वाई को साथ लेंगे। तो क्या इसमें बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स जो बी में है ही नहीं, तो यह कथन असत्य है। ठीक है, देखिए 2 तरीका हो गया, एक चाहे ऐसे भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे रूल 2 से भी दे सकते हैं, रूल 2 में ये एग्जाम्पल लेके भी दे सकते हैं। ठीक, दोनों तरीका सही है, या दोनों को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं।
सेकेंड पार्ट क्या दिया है, यदि ए उप समुच्चय है बी तथा बी बिलोंग्स टू सी तो ए बिलोंग्स टू सी। आपको ये कथन बताना है सत्य है या असत्य है। ध्यान से देखिए, समुच्चय ए जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी का है, ये उप समुच्चय का साइन है, ठीक है। समुच्चय बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सी में, इसका मतलब जो समुच्चय बी है वो पूरा का पूरा उठ के सी में आ गया। तो आपको बताना है कि क्या समुच्चय ए बिलोंग्स करेगा सी में, हमें ये बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए उप समुच्चय है बी, ठीक, जिसमें ए क्या है, ए समुच्चय है, ए क्या है, समुच्चय है, बी क्या है, इसमें बी भी समुच्चय है, बी भी समुच्चय है, ठीक है, कॉमा। यहाँ पे लिखा है बी बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब क्या है, ये जो बी है ये भी समुच्चय है, ये सी ये भी समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। फिर ए बिलोंग्स टू सी, ए क्या है, समुच्चय है, सी क्या है, सी भी समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आप इसमें कुछ अपने से मान लीजिए अवयव, हम मान लेते हैं जो समुच्चय ए है वो 1,2 है, ठीक, हमने माना समुच्चय ए 1,2। तो आपको यहाँ कंडीशन दिया है समुच्चय ए जो है वो उसका उप समुच्चय है किसका, बी का, इसका मतलब बी में पूरा समुच्चय ए होना चाहिए। तो हम उसी तरह मान लेते हैं समुच्चय बी में जिसमें पूरा ए हो, तो इस पूरे को उठा के इसमें रख दीजिए 1,2, ठीक, और साथ में क्या लिख दीजिए, अवयव अपने से लिख दीजिए समुच्चय। तो यहाँ से ये जो पहला कंडीशन है ये ठीक है, ए जो है वो समुच्चय हो गया किसका, बी का, ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में, सी में, इसका मतलब जो बी अवयव है ये पूरा, ये बी, अब देखिए ये समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन तो नहीं लगता है, ये बिलोंग्स का कब लग सकता है, जब ये समुच्चय बी जो है पूरा समुच्चय सी में किसका काम करे, अवयव का। तो अवयव का काम तभी ये कर सकता है, मैंने पिछली क्लास में बताया है, जब ये पूरा बी समुच्चय ब्रैकेट के साथ उठ के सी में आ जाए। तो अब सी समुच्चय में कैसा बनाएंगे जिसमें ये बी अवयव का काम करे, तो 1, 2, 3, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक, कॉमा। अब इसके बाद अपने से इसमें कुछ और अवयव लिख लेते हैं, मान लीजिए 4 लिख लेते हैं। अब क्या बोला है, बी बिलोंग्स टू सी, समुच्चय बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो हाँ समुच्चय बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सी में, हमने एक बना दिया, ठीक। अब कंडीशन क्या है, समुच्चय ए, थर्ड वाला क्या है, ए उप समुच्चय है बी, बी बिलोंग्स टू सी, दोनों कंडीशन सही हो गया। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी बिलोंग्स टू सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या ए बिलोंग्स टू सी, समुच्चय ए जो है ये समुच्चय ए में 1, 2 है, ये बिलोंग्स सी में कर रहा है, नहीं भाई समुच्चय सी में तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 1, 2 है, यहाँ 1, 2, 3, 3 तो इसमें आ गया, इसमें 3 है ही नहीं, इसका मतलब समुच्चय ए जो है वो समुच्चय सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बिलोंग नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, सी में। अगर ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है सी में, लेकिन यहाँ तो दिया है ए बिलोंग्स टू सी, तो ये कथन क्या हो गया, यह कथन असत्य, यह कथन असत्य है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, समुच्चय ए जो उप समुच्चय है बी का, ये बात आपको दिया हुआ है, तो आप एक ऐसा समुच्चय बनाइए जो बी में बिलोंग उप समुच्चय हो। तो ए को मान लेते हैं 1, 2, आप कुछ भी मान सकते हैं। बी को मान लेते हैं पूरा ए को उठा के बी में रख दीजिए 1, 2, एक अपने से लिख दीजिए 3। अब देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय है, ये कंडीशन करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, बी बिलोंग्स टू सी, इसका क्या मतलब होता है, अब बी तो समुच्चय है और ये बिलोंग्स है, समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन तो कभी नहीं लगता है, ये तो नियम रूल ही है, लेकिन ये एक कंडीशन में लग सकता है, कब, जब समुच्चय बी पूरा ब्रैकेट के साथ उठ के समुच्चय सी में आ जाए। तो जब समुच्चय सी में पूरा ब्रैकेट के साथ आ जाएगा तो समुच्चय सी के लिए अब समुच्चय नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अवयव रहेगा। जैसे
ये जो बी है 1 2 3 है, इसको पूरा उठा के साथ ब्रैकेट के साथ हम किस में लिख दें, समुच्चय सी में। देखिए एक अलग से लिख देते हैं 4। अब ये जो छोटा समुच्चय बी है ये इस सी समुच्चय के लिए किसका काम कर रहा है, अवयव का, ना कि समुच्चय का। अवयव का काम कर रहा है तो अवयव तो समुच्चय में हो ही सकते हैं। तब यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, बी बिलोंग्स टू सी, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो फिर आपसे पूछ रहा है क्या ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए समुच्चय वो बिलोंग्स सी में करेगा। तो ए जो है देख लीजिए 1 2 है और सी क्या है 1 2 3। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि समुच्चय ए बिलोंग्स नहीं करेगा समुच्चय सी में, क्योंकि समुच्चय सी में 1 2 3 आ रहा है, तीनों साथ में आने चाहिए। तीनों अगर साथ में नहीं आएगा, अकेले 1 नहीं लिखा जा सकता, अकेले 2 नहीं लिखा जा सकता, अकेले 3 नहीं लिखा जा सकता, या अकेले 1 2 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर कोई चीज़ भी लिखा जाएगा तो 1 2 3 साथ में आना चाहिए। तो 1 2 3 साथ में है, ए में नहीं है, इसका मतलब ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, सी में। लेकिन यहाँ तो दिया था, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट दिया है यदि ए उप समुच्चय है किसका, बी का, यदि ए उप समुच्चय है बी का तथा बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का, तो ए उप समुच्चय होगा सी का। ठीक है, आपको ये कंडीशन को बताना है क्या ये कंडीशन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा इलुस्ट्रेट कर लेते हैं फिर से। ए उप समुच्चय है बी का, ऐसे आपको हर चीज़ें क्लियर होने लगेगी। ए यहाँ क्या है, समुच्चय है, समुच्चय। बी क्या है, ये भी समुच्चय है। ठीक है, बी उप समुच्चय है किसका, सी का। बी क्या है, ये भी समुच्चय है। सी क्या है, ये भी समुच्चय है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए उप समुच्चय है किसका, सी का। ए क्या है, ये समुच्चय है। सी क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय है। ठीक है, आपको बताना है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय है सी का, तो क्या ए उप समुच्चय सी का होगा, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, ये बात आपको बताना है। तो इसको देख लेते हैं, पहले इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इस कथन को सत्य करते हैं। अगर सत्य हो गया तब तो प्रूफ करना होगा, असत्य होगा तो एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए ए उप समुच्चय किसका दिया है, बी का। ठीक, इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण। ठीक, तो हमको ए एक ऐसा समुच्चय बनाना होगा जो बी में होना चाहिए। तो ए को मान लेते हैं कुछ भी 1 2। ठीक, अब बी को मान लेते हैं क्या 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ ए जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी का। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, बी जो है वो उप समुच्चय आल्सो है किसका, सी का। ठीक है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। जो बी है वो उप समुच्चय है किसका, सी का। तो सी एक ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें पूरा बी होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक, देखिए 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ बी जो है ये भी क्या है, उप समुच्चय है सी का। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या ए उप समुच्चय है सी का, ये बात आपको बतानी है। तो देख लीजिए पूरा ए सी में आ रहा है, 1 2 1 2, यस आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यस सत्य। ये कंडीशन क्या है, सत्य है। अब कंडीशन अगर सत्य है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि अगर कंडीशन सत्य है तो आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है, उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम करते हैं। प्रूफ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ज्ञात है। आपको पता क्या है वो चीज़ लिख लीजिए। ज्ञात क्या है, ए जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी का, दिया है क्लियरली। तथा और क्या दिया है, बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का है, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूफ का क्या करना है, सिद्ध करना है। यदि ए उप समुच्चय बी है, बी उप समुच्चय सी है, तो सिद्ध कीजिए ए
आल्सो उपसमुच्चय किसका है, सी का। ये बात आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें कुछ अवयव को लेट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि हम कोई भी अवयव ए में ले लेंगे, वो कोई भी अवयव लेंगे जो ए में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, ठीक है। हम इसमें मान लेते हैं, माना एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जेड कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली एक्स वाई से इक्वेशन दिखाते हैं, इसलिए हम एक्स मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। हम मानते हैं कि जो एक्स अवयव है वो समुच्चय ए में बिलोंग्स कर रहा है। दिस इम्प्लाई यक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या यक्स बी में करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। यक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी, क्यों, क्योंकि आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है, चूँकि ए उप समुच्चय किसका है, बी का। ये क्लियरली दिया है ना क्वेश्चन में, ए जो है वो उप समुच्चय है बी का, तो जो ए में होगा वो तो बी में होगा ही, क्योंकि बी के ही समुच्चय से लेके क्या बना है, ए बना है। ये बात क्लियर है, ठीक। दिस इम्प्लाई नेक्स्ट यक्स बिलोंग्स टू बी है, यक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या यक्स सी में भी बिलोंग करेगा, इसको देखते हैं। यक्स जो अवयव है क्या वो सी में भी बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग्स टू सी, यस ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि बी उप समुच्चय किसका है, सी का। इसका क्या मतलब हुआ, ए उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब हुआ कि ए के सभी अवयव बी से लिए गए हैं, ठीक है। बी उप समुच्चय है सी का, इसका मतलब क्या कि जितने भी बी अवयव लिए गए हैं वो सब किस में है, सी में है। तो अगर कोई चीज़ अगर बी में बिलोंग करे तो सी में करेगा ही, क्यों, क्योंकि ये तो इसका उप समुच्चय है, तो जो इसमें है वो इसमें होगा ही ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बात सही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स आल्सो बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए या अतः जो ए है वह उप समुच्चय है किसका, सी का। जो ए है वह उप समुच्चय है सी का, क्यों, क्योंकि x जो अवयव ए में है और वही x अवयव किस में है, सी में है। क्योंकि x बिलोंग्स टू ए है तो x आल्सो बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये इसका उप समुच्चय है। जो b में है वो तो c में होगा ही, क्योंकि b c से ही लिया गया है। तो जब a में भी है c में है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो a जो है वह उप समुच्चय है किसका, c का, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यह कथन सत्य है, ठीक है। जो कथन सत्य है उसके लिए आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है, क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या दिया है, यदि ए उप समुच्चय नहीं है किसका, बी का, तथा बी जो है वो उप समुच्चय नहीं है किसका, सी का, तो ए आल्सो उप समुच्चय नहीं है सी का। ये आपको बताना है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है, तो इसको आप बता सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो ये कथन तो अगर ए उप समुच्चय बी का नहीं है, बी उप समुच्चय सी का नहीं, तो ए उप समुच्चय सी का नहीं होगा। ये कथन क्या है, असत्य है। इसको चेक कर लेते हैं कैसे, हम समुच्चय ए को ही मान लेते हैं 1 2, ठीक है। अब क्लियरली बोला कि ए जो समुच्चय बी का नहीं है, तो नहीं कब होगा, जब बी में कोई और अवयव होंगे। तो हम क्या मान लें, 2 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये मत समझिएगा कि अवयव कुछ मिल रहे हैं, नहीं जी, सब के सब मिलने चाहिए, उप समुच्चय के लिए पूरा होना चाहिए, एक से मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं ए उप समुच्चय नहीं है किसका, बी का, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बी उप समुच्चय नहीं है सी का, इसका मतलब सी एक ऐसा अवयव लेंगे, ऐसा समुच्चय लेंगे जिसमें बी हो ही ना। तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, या 7 ले लेते हैं, या 8 या 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बी का अवयव सी में मिल रहा है क्या, 2 3 1 2 3 4, 2 मिलने से तो कुछ होगा नहीं, पूरा 2 3 आना चाहिए, तो 3 आ रहा है इसमें, कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
अल्सो बी उपसमुच्चय नहीं है किसका, सी का, बी उपसमुच्चय नहीं है सी का। दिस इम्प्लाई, तो क्या पूछा है, तो ए उपसमुच्चय सी का होता है, क्या ए सी में है, 1 2 1 2 ये तो है इसमें, तो यहाँ से हमको क्या मिला, दिस इम्प्लाई ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, सी का, ए उपसमुच्चय किसका है, सी का। ए उपसमुच्चय सी का हो गया, लेकिन यहाँ तो दिया है ए उपसमुच्चय सी का नहीं है, यहाँ तो नहीं बोला है, यहाँ तो है आ गया, तो ये कथन क्या है, असत्य है, यह कथन असत्य है। मतलब यहाँ जो नहीं दिया था इसकी जगह क्या देना चाहिए था, ए उपसमुच्चय है सी का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली हम लोग जनरली बच्चों को बता दिया जाता है, बट मैं इसको थोड़ा सा नोट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि आप भूल ना सकें। तो मैं इसको साइड में नोट कर ले रहा हूँ, आप भी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये बातें बोल दी जाती है, बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी सबके हिसाब से ठीक है, जो चीज़ें लिखी रहेंगी और वो हमें दिख रही हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ, आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने लिख दिया है, हमको वह उदाहरण देना होता है जो दिए गए कंडीशन को गलत प्रूव करे, क्योंकि कुछ गलत कुछ सही दोनों होंगे, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं जो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें गलत में चेक कर लेंगे, अगर गलत हुआ तो वह कथन असत्य है, क्योंकि सही कथन के लिए हमें सिद्ध करना होता है और असत्य के लिए उदाहरण देना होता है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट आपको सही मिलते जाए सही मिलते जाए सही मिलते जाए, लेकिन एक कंडीशन में जाके लास्ट में कंडीशन ऐसा है जिसे आप चेक नहीं किए हैं, अगर 100 बार सही आया तो आपको लगेगा कि 101वां बार सही आएगा तो आप उसको सही लिख दें, लेकिन हो सकता है कि 101वां बार वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए सही चेक करने से बजाय क्या है कि आप उसको गलत चेक कर लिए, अगर गलत हो गया तो कथन असत्य है, अगर गलत नहीं हुआ तो फिर उसको आप सिद्ध कर दीजिएगा। ठीक है, वही नोट पॉइंट मैंने इसको लिखा है, इससे आपको बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या है, 5th पॉइंट, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का, तो x बिलोंग्स टू b, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट बताना है कि यदि x बिलोंग्स a में कर रहा है और a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का, तो x b में बिलोंग्स करेगा, ये आपको बताना है कथन सत्य है अथवा नहीं। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इसको कर देता हूँ। x क्या है यहाँ पे, अवयव है, और a क्या है, समुच्चय है। ठीक, यहाँ a क्या है, समुच्चय है, b क्या है, ये भी समुच्चय है। ठीक है, ऐसे आप पहचानना सीख लेंगे कि क्या चाहिए। x क्या है यहाँ पे, यहाँ तो x अवयव है। ठीक, b क्या है यहाँ, b समुच्चय है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कथन सही है कि नहीं। तो पहले छोटा सा एग्जांपल साइड में ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से कर लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन बोला x बिलोंग्स टू a, तो मतलब a एक समुच्चय ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद b कोई x बिलोंग कर b कोई ऐसा समुच्चय ले लेते हैं, क्या बोला है, a उपसमुच्चय नहीं है b का, a उपसमुच्चय b का नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि a के जो अवयव वो b में नहीं होंगे, तो b को कोई दूसरा ले लेते हैं, 1 इसको ले लेते हैं, इसको 2 3 ले लिया, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a जो है a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का। ये बात तो ठीक है, x बिलोंग्स a में कर रहा है तो a उपसमुच्चय नहीं है b का। तो आपको बताना है क्या x जो लिए हैं आप वो बिलोंग्स करेगा b में, तो x ये a में देखिए 1 है तो क्या b में है, नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, b में। क्यों, क्योंकि a में 1 है लेकिन 1 b में नहीं है। ये बात तो क्लियर है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए, कैसे फेयर कॉपी में करेंगे एग्ज़ाम में। a को मान लेते हैं हम कुछ भी अवयव, 1 2 भी मान सकते हैं, x y भी मान सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर है। हम मान लेते हैं a क्या है,
एक्स वाई समुच्चय है। ठीक है, बी क्या है, बी ऐसा हमें लेना है जो एक उप समुच्चय नहीं होना चाहिए ए का, मतलब सॉरी ए उप समुच्चय नहीं होना चाहिए बी का। इसका मतलब ए अवयव लिए हैं जो बी में नहीं होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए। तो बी को कुछ भी लेते हैं, वाई जेड या वाई एक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आपके ऊपर है। अब एक मिलने से तो होता नहीं, दोनों मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि क्या, जो ए है वो उप समुच्चय नहीं है किसका, बी का। ए उप समुच्चय नहीं है किसका, बी का। ठीक है, ये कथन तो ठीक है। अब यक्स ए में है, यक्स बिलोंग्स टू ए, बोला है ना यक्स बी में है क्या, यक्स बिलोंग्स टू ए, परंतु बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यक्स ए में तो है लेकिन यक्स बी में नहीं है। बी में अगर एक्स हो जाता तब तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाता। तो यक्स ए में है बट, लेकिन एक्स बी में नहीं है। इसका मतलब यह कथन क्या है, अतः यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। बहुत इजी से इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, इसका 6th पार्ट लास्ट पार्ट है शायद, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट क्या है, 6 है, क्या है, यदि ए उपसमुच्चय है बी तथा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यक्स बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, ए में। ये आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं। तो सत्य और असत्य, इसको करने से पहले आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको क्लियर जब हो जाएगा, अगर कथन सत्य तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको, अगर असत्य हो गया तो वो एग्जाम्पल उठा के यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल अगर आपका करेक्ट है, मतलब सत्य आ गया, तो ये कथन सत्य हो गया, तो आप इसको प्रूफ करिए, एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते। अगर ये एग्जाम्पल गलत आ गया तो फिर यही उतार दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, ए उपसमुच्चय है बी का। तो ए में एक ऐसा अवयव लेते हैं जो बी में भी होना चाहिए। तो ए में ले लेते हैं मान लीजिए 1, बी में ले लेते हैं 1 और 2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये कंडीशन क्या है, करेक्ट हो गया, ये कंडीशन ठीक है। अब बोला यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अब उसके बाद थर्ड क्या बोला है, यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, ए में। इसका मतलब कोई एक ऐसा अवयव लेते हैं जो ए में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ले लें, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं। 4 बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, बी में। आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी यहाँ क्या लिख दें, बी, हाँ ठीक है। 4 बी में नहीं है, तो जब 4 बी में नहीं है तो 4 ए में कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 4 नहीं होगा किस में, ए में, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय दिया है। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय दिया है, तो यक्स नहीं है ए में, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब सत्य हो गया तब तो आपको ये लिखना नहीं है, सत्य हो गया तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करें। तो पहले जो ज्ञात है उस पार्ट को लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको, ज्ञात है कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, बी में, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है क्या आपको, यक्स बिलोंग्स नहीं आल्सो कर रहा है किस में, ए में। ये पार्ट आपको सिद्ध करना है। ठीक है क्या, तो यहाँ पे हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति यक्स वाई कुछ भी आप मान लें, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में। ठीक है, तो यक्स बिलोंग्स करना चाहिए बी में, क्योंकि उसका उपसमुच्चय है। दिस इम्प्लाई यक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि आपको दिया है रीजन, चूँकि ए जो है वो उपसमुच्चय किसका है, बी का। तो यक्स ए में अगर होगा तो यक्स तो बी में भी होना चाहिए, होगा ही, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है यक्स ए में नहीं है, तो यक्स ए में कब नहीं होगा, जब वो यक्स बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा अवयव
जो बी में आपका नहीं होगा तो ए में पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो उपसमुच्चय दिया है पहले से। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई यक्स है जो बी में नहीं है। जो एक्स बी में नहीं होगा इसका मतलब तो श्योर है कि किस में नहीं होगा, ए में। तो इसको दोनों तरफ इसका एरो कर देते हैं। यक्स ये कन्फर्म है कि किस में नहीं होगा, ए में। बात क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का, दिया ही हुआ है। तो यक्स अगर बी में कोई एक्स है जो बी में नहीं है तो यक्स ए में भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है बच्चों, सत्य है। ये बात क्लियर है ना? अगर कोई चीज़ बी में नहीं होगा तो वो पक्का है कि ए में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो उपसमुच्चय दिया है। अगर उपसमुच्चय नहीं होता तब सोचने वाली बात थी, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मान लीजिए ए, बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, ए यूनियन सी के, तथा ए इंटरसेक्शन बी ये भी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। तो दर्शाइए कि ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका एक मेथड मैंने आपको बताया था, अगर दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है, मेथड रूल वन आपको बताया था कि अगर दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो ए का उपसमुच्चय बी का सिद्ध कर दीजिए और बी को उपसमुच्चय ए का सिद्ध करते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी है। एक रूल तो ये था। ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने पीछे क्लास में बताया है। ए उपसमुच्चय का बी का कर दिए, अब बी उपसमुच्चय सी का कर दिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। ये देखिए कुछ नया रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रूल नंबर 2। तो आप इसको भी सीख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छा है, एकदम ईजी है। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, इक्वेशन नंबर 2। तो सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, बी बराबर सी। ठीक है, तो मैं रूल 2 से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। रूल 1 आपको मैंने पहले बताया, ए उपसमुच्चय बी, ये तरीका बता दिया है। एक न्यू तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके में क्या करना है, एक बार इस समुच्चय का इंटरसेक्शन इस इक्वेशन 1 में कराना है, एक बार सी का इंटरसेक्शन समुच्चय बी। इसमें क्या मतलब जो इंटरसेक्शन कराना वो उसके किस में कराएंगे, यूनियन वाले में। इंटरसेक्शन में मत करा दीजिएगा, किस में, यूनियन में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें हम एक बार बी से इंटरसेक्शन कराते हैं, एक बार सी से कराते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी बराबर दिया है क्या, ए यूनियन सी के, ये आपको ज्ञात है। ठीक है बच्चों, अब एक बार बी का इंटरसेक्शन कराइए, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ सी के साथ इंटरसेक्शन कराने पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, मतलब सी का जो इंटरसेक्शन है दोनों के साथ करा सकते हैं। आप चाहे तो पहले बी का भी करा सकते हैं, चाहे सी का, किसी का भी कर सकते हैं पहले, तो मैंने सी का ही करा दिया है। ठीक है, आप बी का भी करा सकते हैं। तो सी का कराया तो देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण का नियम लगेगा। तो यहाँ क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कोई भी बड़ा समुच्चय अगर उसका इंटरसेक्शन अगर किसी समुच्चय से लेते हैं तो ये तो छोटा है, क्लियर दिख रहा है, सी छोटा होगा, इसमें तो दो समुच्चय मिले हुए हैं। किसी भी बड़े समुच्चय का इंटरसेक्शन छोटे से लेंगे तो छोटा वाला समुच्चय आ जाता है। ठीक है, ये कैसे है मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। हम मान लेते हैं ए कोई समुच्चय है 1, ठीक है, बी कोई समुच्चय है 1 2, अपने से आप कुछ भी मान, सी है 1 2 3, ठीक है। अब हम ए यूनियन सी निकाल देते हैं, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। अब ए यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन किससे करा देते हैं, सी से। तो देखिए ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन आप सी से, ए यूनियन सी ये है और सी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो यही चीज़ आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 किसकी वैल्यू है, सी की है। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, सी। तो यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि ए यूनियन सी तो बड़ा है किससे, सी से। देख लीजिए ए यूनियन सी, सी, ए यूनियन सी बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें दो समुच्चय मिल रहे हैं सी से। अब किसी भी बड़े समुच्चय का, बड़े समुच्चय का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ अगर छोटे समुच्चय से कराएंगे तो वही समुच्चय आ जाता है, छोटा वाला। ठीक है, उसी नियम से हमने यहाँ लिखा है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। फिर से जो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। अब क्या करें कि अब एक बार बी का इंटरसेक्शन ले लें, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन कराने पर। ठीक है, देखिए अब मैंने बी का इंटरसेक्शन करा दिया दोनों से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था ए यूनियन बी ए यूनियन सी। अब वहाँ पे इंटरसेक्शन किससे कराते हैं, एक बार सी से हमने कराया, एक बार बी से कराते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी से कराना है। तो अभी मैंने बताया है कोई भी बड़ा समुच्चय अगर उसका इंटरसेक्शन किसी समुच्चय से कराएंगे तो छोटा वाला समुच्चय आ जाएगा। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, आप भी ले सकते हैं। किसी भी बड़े समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर किसी समुच्चय से कराएंगे तो समुच्चय बी आ जाएगा, मतलब छोटा वाला आ जाएगा, एक तरह से छोटा समुच्चय है। ठीक, अब यहाँ पे वितरण नियम लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, सी इंटरसेक्शन क्या लिख देंगे, सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन सी लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी बराबर, ठीक है, बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, इसको सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों आपने किया, इसकी जगह क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको दिया है, आपको ज्ञात है कि ए इंटरसेक्शन बी जो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। ये बात आपको ज्ञात है, क्वेश्चन में बोला है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लें, 2 मान लें। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है सी के, और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर है किसके, बी से। ये पक्ष बराबर है आपस में, तो ये भी बराबर जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समुच्चय बी जो बराबर है किसके, समुच्चय सी के। ठीक है, तो ये नियम बहुत अच्छा है, आप चाहे इस नियम से करिए, इंटरसेक्शन दोनों साइड लेके ये नियम से करिए, चाहे आप इस नियम से करिए कि दो समुच्चय बराबर करना है तो एक को बी का उप समुच्चय कर दीजिए, बी को ए का उप समुच्चय प्रूफ कर दीजिए, तो उससे भी ए बराबर बी हो जाएगा। दोनों मेथड इजी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ये जो नियम है, रूल है, ये थोड़ा सा अच्छा है उससे,
वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें थोड़े प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं जो सीनियर क्लास के हैं, यूज़ हुए हैं, तो थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बाकी आप लोग बाकी क्वेश्चन जो प्रश्नावली के हैं विविध के, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।